हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पर। आज हम चर्चा करेंगे 2020 में जो प्रसिद्धि परीक्षा हुई थी उसके पार्ट सेकंड की। पार्ट 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न और अन्य 1 नंबर के प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो सेकंड पार्ट है उस पर हम 2 नंबर के जो प्रश्न आए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, क्या पूछा गया था? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये 2 नंबर का है, 1 नंबर की क्या है परिभाषा है और 1 नंबर का आपका एग्जाम्पल है। तो आपको पता है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक कितने होंगे? 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक 3, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। वो जब आपस में जुड़ते हैं एकल उत्पाद, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो तीर से बाईं तरफ है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, तीर के दाएं तरफ हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है? एकल उत्पाद। क्या बना? जल बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, नाम लिखिए। जितनी भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनको डिवाइड करना था। तो वो होते हैं, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जनरली वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उच्च अभिक्रियाशील धातु, हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है सोडियम अगर जो नम वायु होती है या पानी के संपर्क में आने पे क्या हो जाती है? वो जलने लगती है। तो ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु, जैसे आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या करती है? एकदम अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। तीसरी है निम्न अभिक्रियाशील धातु, इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड है और आपका सिल्वर है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें पूछा गया है, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का है। स्वयंपोषी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो अंतर हमने अगर देना है तो हम एक जगह क्या लिखेंगे? स्वपोषी, दूसरी जगह लिखेंगे विषमपोषी। 2 नंबर का है तो हम 2 अंतर लिखेंगे, पर्याप्त है। तो पहला अंतर क्या है? जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और जो विषमपोषी होते हैं ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें? स्वपोषी में। और विषमपोषी में क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। एग्जाम्पल, हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी हैं। और विषमपोषी क्या है? मनुष्य, पशु आदि। कोई भी जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अपने अंदर, तो उसे बोलते हैं स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम को नाम लिखिए। अग्नाशयी रस क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज या अग्नाशय से निकलता है। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर का है। तो क्या है? आपने 2 ही लिखने हैं, वैसे भी 2 लिखने के लिए बोला है। एक है आपका ट्रिप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। एक है आपका लाइपेज, और एक एमाइलेज भी सेक्रेट होता है, वो भी लिख सकते हो आप। अगर आपने 2 भी लिखा है तो वो भी पर्याप्त है। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है वो क्या पूछा गया था? हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। सिर्फ डायग्राम बनाना है, मुकुलन की परिभाषा नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको पता है मुकुलन क्या होता है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। तो जिसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा का ये आपका एक चित्र है। ठीक है, ये क्या है? आपका पेरेंट हाइड्रा है। तो इस हाइड्रा में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हाइड्रा का यहाँ पे जो बेस है एक उभार आ रहा है छोटा सा। कुछ समय बाद क्या हो जाता है? ये उभार थोड़ा बड़ा हो जाता है। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी इसकी कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन हो, उसके अनुसार ये बड़ा हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये क्या है? अपने समान ही दूसरा यहाँ पे एक जीव बना देता है। जब ये जीव परिपक्व हो जाता है हाइड्रा का, तो ये यहां से हटके किनारे हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं या मुकुलन कहते हैं। बडिंग क्यों बोलते हैं? जो ये उभार है इसको बोलते हैं मुकुल या बड। ठीक है, और ये जो है इसकी ये शाखाएं आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पर्शक।
जो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2 नंबर का है। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। हीटर है, 2 घंटे तक क्या करता है, वो 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, जबकि उसका प्रतिरोध कितना है, 8 ओम। तो हम कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है। ये कितने नंबर का आपका, ये भी 2 नंबर का। तो वैल्यू क्या दिया है, प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, विद्युत धारा I बराबर 15 एम्पियर और समय कितना है, 2 घंटा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो I हमारा क्या रखा है, 15 स्क्वायर गुणा गया R कितना है, 8, 15 का हो गया, 15 का वर्ग 225, 8 का 8, अब 8 का गुणा 225 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 17 18 वाट, या इसको 18 ऊष्मा पूछा है तो जूल पर सेकेंड। ये इसका आपका आंसर आ गया है। 2 घंटे में कितनी ऊष्मा ले रहा है वो हीटर, 1800 जूल पर सेकेंड ऊष्मा क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। 2 नंबर का है, 1 नंबर की परिभाषा है और 1 नंबर का मात्रक है। तो विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है जैसे तार, उसमें जब विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है आपका, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं ए से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया था जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश पानी की अपेक्षा निर्वात में 1.33 गुना तेज चलता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 पूछा गया है उसमें क्या पूछा था, निम्न का पूरा नाम लिखिए। फुल फॉर्म लिखनी थी किसकी, OTEC एंड CFC। 2 नंबर का है, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। OTEC का पूरा नाम क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, मतलब इसका हिंदी का मतलब है सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। उसी प्रकार CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हिंदी में भी हम क्या लिखते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 से लेके 15 तक हमारे जो 2 नंबर के प्रश्न थे वो इस पार्ट में पूरे हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम 3 नंबर के जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिससे जो है हम अधिक से अधिक इन प्रश्नों को जान पाएं और अपना ज्ञानवर्धन अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद।